चलो भाई। तो अब जो हमारा लेक्चर है ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अब ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक तो है नहीं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक बाकी हैं। जैसे कलर ऑफ द कंपाउंड अभी बाकी है हमारा, तो आज हम कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। उसी में हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल्स के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग हमको देखने मिलती है। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला, समझ में आ रही बात। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर आज क्या कवर करेंगे, 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक बच जाता है हमारा आइसोमेरिज्म का, उसको उसके लिए आइसोमेरिज्म की क्लास ही क्या होगी, अलग से होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं और टॉपिक है हमारा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कलर। किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, कलर के बारे में बात करें। देखिएगा, कलर एक ऐसा पोर्शन है हमारा जो मैंने आपको डी और एफ ब्लॉक के अंदर भी छुड़वा दिया था, याद है भाई। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी छुड़वा दिया था, नहीं छुड़वा दिया था। क्यों कहा था, मैंने बोला था कि कलर वाला जो पोर्शन है हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, ये पोर्शन पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ रही है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये हमने कहा क्या बोला था, मैंने बोला था कि आपको कलर हम कहाँ पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाएंगे। तो कलर के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर की, किसकी बात करते हैं भैया, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर की, तो कलर का रीजन क्या होता है, कलर का रीजन होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, असल में खेल क्या होता है यहाँ पर कि किसी भी एटम के पास में क्या होगा, किसी भी एटम के पास में, कोई भी एटम हो उसके पास में क्या मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। आ रही बात सुन, उस इलेक्ट्रॉन पर आकर के क्या गिरेगी, उस इलेक्ट्रॉन पर आकर के गिरती है एनर्जी। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के कहां पहुंचेगा, हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा भाई, हायर एनर्जी के लेवल पर पहुंचता है। लेकिन कब तक रहेगा, जब तक उसके पास में क्या रहेगी, वो एनर्जी रहेगी। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, अब जब वो हायर एनर्जी लेवल से अपने कहां आता है, वापस ग्राउंड स्टेट में अपने आता है, यानी जहां से वो उछल करके बाहर गया था, जब वो वापस आता है तो ग्राउंड स्टेट में आने के दौरान वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है भैया, एनर्जी को रेडिएट करता है। एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा। और वो जो एनर्जी रेडिएट करता है, वो एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कहाँ लाई करती है, वो विजिबल रीजन में लाई करती है। किसमें लाई करती है भैया, विजिबल रीजन में लाई करते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या शो करता है, हमें कलर को शो करने का काम करता है। तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है कि जिसकी वजह से कंपाउंड के अंदर क्या आता है, कलर हमको देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई भी आपका डी ब्लॉक का मेटल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाते हैं, आपके डी ब्लॉक के मेटल बनाते हैं, तो हम उसी को लेकर के यहाँ पर बात करें। ठीक है, अगर डी ब्लॉक मेटल के, ध्यान से देखिएगा, अगर डी ब्लॉक मेटल के पास में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनिएगा, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अट्रैक्ट होगा किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब वो जो जब मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे भैया, पैरामैग्नेटिज्म उसको हम बोलेंगे। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर हमको देखने नहीं मिलेंगे, तब वो क्या करेगा, रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। क्या होगा भाई, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हमारा डायामैग्नेटिक। नहीं आ रही समझ में बात, मेरे ख्याल से आ रही है ना। तो पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जब वापस वो वहां से वापस आता है। ऐसे कहानी को ऐसे समझो, आपने जब छोटे छोटे से रहे होंगे घर में, आपके घर वालों ने कुटाई कर दी होगी आपकी, तो किसी दिन आपके घर में गुस्सा आता होगा, लगा मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। आता है नहीं आता है, ईमानदार से मम्मी कसम है, झूठ मत बोलना। आया होगा नहीं आया होगा मन में कि अब मैं बड़ा आदमी बन के लौटूंगा, मैं भाग जाऊंगा। आप एनर्जी आई, आप पिटाई हुए, आपके अंदर एनर्जी आई, आप वहां से क्या हुए, भाग पड़े। थोड़ी दूर गए होंगे, थोड़ी दूर जाते जाते आपकी एनर्जी क्या होने लगी, शांत होने लगी। फिर जब आपको लगा कि वापस घर लौटना चाहिए, जब आप वापस घर लौट करके आओगे तो क्या होगा, आपकी सारी की सारी एनर्जी निकल चुकी होगी। वही सेम कहानी क्या है यहाँ पर है। अब गुस्सा आपके आया किसी और तरीके से, निकला किसी और तरीके से। जब वो गुस्सा बाहर निकल रहा था तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेवलेंथ करती है, वो विजिबल रीजन के बीच में लाई करती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, उस कंपाउंड के कलर हमको दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ रही बात आपको। तो इलेक्ट्रॉन है तो कलर है बेसिकली। तो अब मुझे बताओ कि इसके पास तो पेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में कलर कौन शो करने की पॉसिबिलिटी है,
अनपेड वाले की। क्यों है भैया? अकेला इलेक्ट्रॉन है, बरगला के कोई भी आराम से चला जाएगा। देखो ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये कंपाउंड कैसे शो करेगा? ये आपके कलर्ड कंपाउंड को शो करने का काम करेगा। और पेड कंपाउंड क्या होंगे? कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं भैया? कलरलेस होते हैं। यानी कि जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कंपाउंड क्या होंगे? कलरलेस होंगे। और इसके नीचे मैं एक और वर्ड लिख दे रहा हूं, यूजुअली, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ी सी शरारत है, यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और वो क्या शो करते हैं? अपना कलर शो करते हैं। तो यूजुअली जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो तो कलर शो करेगा ही करेगा, 100% शो करेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन जो कंपाउंड कलर शो कर रहे हैं उन सभी के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ऐसा जरूरी नहीं होता। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात? क्लियर है? अब यहां पर कंपाउंड के कलर का रीजन समझिएगा क्या है। तो दो थ्योरी यहां पर आती है। सबसे पहली थ्योरी आती है बच्चों डीडी ट्रांजिशन। क्या आती है भैया? डीडी ट्रांजिशन। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपके याद है, कि डी सबशेल में क्या होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे, हाँ या ना? अरे होंगे, क्या होंगे? उन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी शुरुआत में क्या रहेगी? सेम रहने वाली है। जब उनको लिगेंड चारों तरफ से घेरना शुरू करेगा तब इनकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी? लिफ्ट अप होगी कि नहीं होगी? अरे भाई बोलो, है भाई। तब इनकी डीजनरेसी क्या होगी? लिफ्ट अप होगी, एनर्जी बढ़ेगी, हाँ या ना? अरे बढ़ेगी ना। और जब उनकी एनर्जी यहां पर बढ़ती है, जब उनकी एनर्जी यहां पर बढ़ेगी तो वो अपनी उस कितने पार्ट में? 2 पार्ट के अंदर टूट जाते हैं। एक पार्ट आपका एक पार्ट आपका क्या हुआ? एक पार्ट हो गया आपका Eg, हाँ या ना? और एक पार्ट क्या हो गया आपका? T2G। ठीक है। अब अगर ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे रहेगा, या फिर आपका स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल है तो T2G कहां आएगा? ऊपर। लेकिन ये 2 पार्ट तो कंट्रोल होंगे नहीं है। ये वाली लाइन जहां से ये ब्रेक हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर बोलते हैं। याद आया कि नहीं आया? ये ऊपर वाले ऑर्बिटल क्या है? Eg, और नीचे वाले ऑर्बिटल क्या है? T2G। अब डीडी ट्रांजिशन का मतलब समझिएगा क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बात बोली, मैंने कहा, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला आपको, और वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में दोनों केस में आपको यहां पर समझाने की बात करूंगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको लिगेंड सराउंड ना करता तो क्या ये स्प्लिट हो पाता? क्या नहीं टूट पा रहा था। ये टूटा कब? जब यहां पर लिगेंड ने इसको क्या कर लिया? सराउंड कर लिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर सबसे पहले मैं पहला केस ले लेता हूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है भैया? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड की तो मैं आपको बात बताता हूं। वीक लिगेंड में क्या है सर? हमारे पास में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो होगा क्या? अब जैसे इस पर हम एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे? ये बड़ी आसानी से अपना ऑर्बिटल छोड़ करके यहां जंप करेंगे। सर अगर यहां जंप करेंगे तो एनर्जी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी ना, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वही इसकी है। लेकिन ये यहां एनर्जी जंप करने की बजाय ये कहां कर जाते हैं? जब ये यहां ऊपर की तरफ जंप कर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन था यहां पर, पहुंच कहां गया? यहां पर पहुंच गया। ठीक है। तो ये कौन से एनर्जी लेवल में चला गया? हायर एनर्जी लेवल में। फिर जब ये वापस यहां से कहां आएगा? कब तक? जब तक एनर्जी रहेगी तब तक मारेगा। जब ये एनर्जी इसकी घटने लगेगी तो ये वापस कहां आने लगेगा? ये वापस अपने घर पे आना शुरू कर देगा। और उस दौरान यहां से क्या होती है? उस दौरान यहां से एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी बेटा यहां से रिलीज होगी वही क्या बनाएगी? वही आपके कलर की फॉर्मेशन करती हुई नजर आएगी। अब इस पूरे इवेंट में क्या हुआ कि एक डी के ऑर्बिटल से निकल के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा? डी के अंदर गया, वापस डी से कहां आया? डी के अंदर आया। और इसी फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया? डीडी ट्रांजिशन का नाम दिया। नहीं यार समझे बात? आ रही है ना? तो डीडी ट्रांजिशन क्या है कि, अच्छा ध्यान सुनिएगा, डीडी ट्रांजिशन कब हुआ? डीडी ट्रांजिशन तब होगा जब लिगेंड की प्रेजेंस में ऑर्बिटल स्प्लिट होगा। आ रही बात समझ में? इसको मैं प्रूव करता हूं आपको डीडी ट्रांजिशन को लेकर के। आपके सामने एक एग्जांपल है जिसका नाम क्या है? CuSO4। ये क्या है? ये आपका एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस बोले तो इसके पास में क्या नहीं है? कोई लिगेंड मौजूद नहीं है। ये आपका मेटल है और ये आपका क्या है? एनायन है। यानी कि यहां पर केवल और केवल क्या मिलेगी? प्राइमरी वैलेंसी नजर आ रही। वहीं दूसरी तरफ मैंने क्या लिया? CuSO4.5H2O। इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल, नीला तोता। हरी बात समझ में? इसका कलर कैसा? ब्लू कलर है। कैसा कलर है भैया? ब्लू कलर है। ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। सवाल ये है सर ऐसा क्यों? एनसीईआरटी बोलती है कि व्हाई एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस क्यों होता है? जबकि जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है? कलर्ड को शो करता है। कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं। कारण समझिएगा, देखिएगा क्या है। कारण यह है कि यहां पर आपके पास में क्या मौजूद नहीं है? लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। लिगेंड नहीं है तो क्या यहां पर कोई डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी? कोई नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो अच्छा, उसमें कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? यहां पर +2 है। यहां पर भी क्या है? कॉपर की सर यहां भी +2 है।
सर यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन भी 3D9 बैठेगी और यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बैठेगी, 3D9 बैठेगी। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है इनके पास में, लेकिन वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाता, डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, क्योंकि लिगेंड नहीं है। लिगेंड नहीं होगा तो यहाँ पर क्या नहीं होगी, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कोई नो डी ट्रांजिशन, क्या नहीं होगा यहाँ पर, कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और डी ट्रांजिशन नहीं है तो इस कंपाउंड का कोई कलर नहीं आता। नहीं आ रही समझ में बात, आ गई ना। अब यहाँ पर देखेगा, अब ये CuSO4.5H2O ये क्या है, ये आपका कौन सा लिगेंड होता है भाई, ये आपका H2O वाटर यहाँ पर लिगेंड मौजूद है कि नहीं है। अरे वाटर क्या है, लिगेंड मौजूद है नहीं है, क्लियर है। तो जब वाटर का लिगेंड मौजूद है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लिगेंड क्या है बच्चों, यहां पर लिगेंड प्रेजेंट है। लिगेंड प्रेजेंट होगा तो स्प्लिटिंग भी यहां पर क्या होगी भाई, देखने मिलेगी। स्प्लिटिंग भी यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। स्प्लिटिंग प्रेजेंट है तो क्या होगा, डी ट्रांजिशन भी भाई, डी ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों की क्या हो जाएगी, अलग अलग। अलग अलग होने पर एक डी से दूसरी डी में चल जाएगा और डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड क्या शो करता है, कंपाउंड शो करता है कलर यहाँ पर शो करेगा। यही रीजन है कि कॉपर सल्फेट जो आपका ब्लू विट्रोल होता है वो आपके क्या करता है, वो आपका यहाँ पर कलर शो करेगा, बाकी और कोई यहाँ पर कलर को शो नहीं करता। नहीं आ रही समझ में बात, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो CuH2O4, ठीक है, डब्बा बंद SO4.H2O। तो ये ऐसे इसका क्या होता है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। ये आपने क्या रखना है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात, ये किसकी कहानी हो गई जी हमारे, ये हो गया हमारे डी ट्रांजिशन की कहानी, कोई टेंशन वाली बात है। चलिए अब अगला जो है आपका, अच्छा जो मैं दूसरा प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, चलो भाई ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था बेटा हमारा कॉपर सल्फेट के, कि हमने कलर का कारण क्या था वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये तो आपको पता लग गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं, कि वो कंपाउंड जिसके पास में जो पैरामैग्नेटिक होगा जनरली वो कलर होगा, जो डायमैग्नेटिक होगा जनरली वो क्या होगा, कलरलेस होगा। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि जो सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। और अगर सभी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, बाकी वो सब कैसा होगा आपका, वो व्हाइट कलर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि जो विजिबल रेंज की कोई स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका कौन सा कलर आएगा, उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री में कलर होगा वो यहाँ पर क्या होता है, जनरेट होगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने सुना होगा रेनबो के बारे में, नहीं सुना, सुना, रेनबो इंद्रधनुष 7 कलर होते हैं, कौन कौन से, विबग्योर। कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ए विब को उठा के क्या कर दो, अलग कर दो, ठीक है। YOR को उठा के क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर का चार्ट बना रहा हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर का खेल आखिर है क्या, ठीक है भाई। चलिएगा तो मैं यहाँ पर लेता हूं एक, हमने यहाँ पर ले ली शेप, एक शेप क्या हो गया हमारा, ये गोल घेरा हो गया, ठीक है भाई। इसका कलर थोड़ा सा इल्लो इल्लो है, हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो ब्लैक कलर ले लिया हमने। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री कलर का चार्ट में बनाने वाला हूँ। कितने दिखाई पड़ रहे तुम्हें, 3 और 3 6, और ये कितने दिखाई पड़ रहे तुम्हें, 7 दिखाई पड़ रहे हैं। कितने दिखाई पड़ रहे भैया, यहाँ पर 7 दिखाई पड़ रहे। तो आप कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे, 10 पार्ट में हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में। कितने पार्ट में, 10 में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक लाइन हमने बीचों बीच खींची, 2, कितने हो गए, 4, कितने हो गए भैया, 6, भाई सेंटर से इधर उधर हो गए, कितने हो गए, 8, और यहाँ ले लो, ये क्या हो गया आपका 10। कोई समस्या है भाई किसी को, कोई दिक्कत है। पहली लाइन हमने यही यहाँ से खींची थी, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा मैंने, VIB। कोई दिक्कत वाली बात। विब के बाद में क्या है, गैप है, तो एक गैप देके यहाँ पे क्या लिख लो, G लिख लो। फिर गैप है, फिर देके क्या लिख लो, YOR। समझ में आ रही बात। आपने क्या करना था, आपने कुछ नहीं करना, आपने जिस फॉर्मेट में ये था हमारा विबग्योर लिखा हुआ था, उसी फॉर्मेट में हमने क्या किया, इस पाई चार्ट के अंदर हमने फिट कर दिया। समझ में आ रही बात। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब जो कुछ है उसके सामने वाला क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। एग्जांपल देखिएगा, मान लो मैंने ये वाला क्या बोला 1, ये वाला क्या बोला 2, ये क्या बोला 3, ये क्या बोला 4, ये क्या बोला 5, ये क्या बोला 6, ये क्या बोला 7, ये क्या बोला 8, ये क्या बोला 9, ये क्या बोला 10। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। VIB के बाद में क्या है, ब्लू और ग्रीन है, तो इसके बीच का कलर कौन सा होगा, इसके बीच का कलर होगा ब्लू ग्रीन होगा। आ रही बात समझ में। यहाँ पे क्या है, येलो और ग्रीन है, तो इसका कलर कौन सा हो गया आपका, येलो और ग्रीन होगा। और यहाँ पे कौन सा कलर हो गया आपका, रेड और वायलेट कलर हो जाता है। ये आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात। और रेड कलर और वायलेट कलर को मिला करके हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर
पर्पल कलर भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? पर्पल कलर। तो PURPLE ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पर्पल कलर हो गया। नहीं यार समझ बात? क्लियर है? अब देखिएगा समझने का मतलब क्या है। वो जो लाइन मैंने बोली ना कि कोई लाइट स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो स्पेसिफिक लाइट को क्या करेगी? वो एमिट करेगी, रिलीज करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बता रहा, मैंने कहा कि किसी कंपाउंड ने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो खुद कैसा वो ब्लैक कलर। ये तुम्हें ब्लैक क्यों दिखाई पड़ रहा? क्योंकि सारे रेडिएशन को उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। इसके पीछे की व्हाइट बैकग्राउंड सारे रेडिएशन को क्या कर रही? रिफ्लेक्ट कर रही, इसलिए कैसा दिखाई पड़ रहा तुम्हें? व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा। अब कोई लाइट ऐसी है उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया? वॉयलेट। तो वॉयलेट के सामने कौन सा कलर बैठेगा आपका? येलो ग्रीन। तो वो कलर हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? येलो ग्रीन कलर दिखाई देने वाला है। नहीं यार समझ बात? क्लियर है? ठीक है। कोई था आपका इंडिगो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इंडिगो को एब्जॉर्ब करने के बाद कैसा दिखाई पड़ेगा तुम्हें? वो येलो दिखाई पड़ेगा। किसी ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो ग्रीन के बाद हमें क्या दिखाई पड़ेगा? वो पर्पल दिखाई पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। यानी कि ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं कि ग्रीन दिखाई पड़ेगा। ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि इसके सामने जो कलर आ रहा है इस पाई चार्ट के अंदर वो उस कलर को रिप्रेजेंट करेगा, शो करने का काम करेगा। तो ये क्या था हमारा? ये हमारा कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने यहाँ पर क्या कर ली? बात कर ली। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया? ठीक है। तो वही है कि वॉयलेट ने अगर क्या करी? वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब करी तो येलो ग्रीन मिलेगा, और अगर किसी ने येलो ग्रीन करी तो वॉयलेट कलर मिलेगा। किसी ने येलो कलर एब्जॉर्ब किया तो इंडिगो मिलेगा। हरी बात समझ? किसी ने ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ब्लू। हरी बात समझ में? तो इस तरह से क्या रखनी है बेटा? इस तरह से आपने ये चीजें याद रखनी है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? हाँ भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात? कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए अब एक और फिनोमिना मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। फिनोमिना क्या है? हालांकि वो भी डीडी ट्रांजिशन से हम समझ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस वाले टॉपिक का नाम है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। क्या नाम है भैया उस टॉपिक का? उस टॉपिक का नाम है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे भाई इसको हम? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सवाल ये है सर इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये यूजुअली हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? सर मैंने एक बात बोली थी आपको पहले। क्या बोली थी? कि कंपाउंड हमारा डायामैग्नेटिक है। क्या है भैया? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बोले तो उसके पास में क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी भैया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि वो कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस होगा। ये बात सही होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल है। अब हमने लिया सर K1O4। क्या लिया जी? K1O4। और दूसरा क्या लिया हमने? K2Cr2O7। अरे लिया क्या? जिसमें मैंगनीज +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और क्रोमियम कहाँ है? +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। नहीं यार समझ बात? अच्छा, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है? 25। हाँ या ना? तो मैंगनीज के आउटरमोस्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। अगर मैंगनीज +7 में जा रहा है मतलब 3d 0 और 4s 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो भाई, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी 3d5 और 4s1 +6 का मतलब क्या हो गया? तो कॉपर ने क्या शो कर दिया? 3d 0 और 4s क्या हो गया? 0। सवाल ये है सर यहाँ पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो हमने कलर बताया नहीं क्या भैया? आज आपकी क्लास में क्या बताया था कि K1O4 का कलर कैसा होगा? पर्पल पिंक कलर होता है। वॉयलेट भी बोलते हैं इसको, डार्क ब्लैक कलर एनसीईआरटी बोलती है। K2Cr2O7 कैसा होता है? ये हमारा ऑरेंज क्रिस्टल में है। कैसे क्रिस्टल है भाई? ऑरेंज क्रिस्टल है। सवाल ये आया कि ऐसा क्यों? बीच में क्वेश्चन मार्क है कि भैया यहाँ पर तो डी इलेक्ट्रॉन अनपेड है, यहाँ पर ये भी डी इलेक्ट्रॉन क्या? सॉरी अनपेड कर रहा हूं मैं, वैकेंट है। यहाँ पर भी डी क्या है? वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये इसका आंसर होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। होता क्या है कि जो इसमें एनायन होगा, जैसे कि यहाँ पर एनायन कौन है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? अपना चार्ज ट्रांसफर कर देता है मेटल को। समझ में आ रही बात? या फिर ये कह लीजिएगा कि ऑक्सीजन जो है भाई, अब भले इस पे वो ना हो तो वही सेम कहानी है कि इस पर जब हम एनर्जी डालेंगे तो जो इसके अंदर वाली शेल है वहां तो इलेक्ट्रॉन है भाई। 3D में इलेक्ट्रॉन भले ही ना हो यहाँ पर, लेकिन लास्ट में 2p तो ऑर्बिटल है, 2p के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है। तो वहां का एक इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? वो एक्साइट होकर के अगले एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। और यहाँ पर ये कंपाउंड कैसा होता है? कलर शो करने का काम करेगा। नहीं यार समझ बात? तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम उसका जवाब है जो K1O4 और K2Cr2O7 के कलर को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां पर कलर वाला पोर्शन बेटा क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी को लेकर के। अब हम किसको लेकर के बात करेंगे सर? स्टेबिलिटी को लेकर के। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे।
याद करो मैंने कहा था कि कोई कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा उस कंपाउंड में कीलेशन इफेक्ट कितना होगा। कीलेशन बोले तो रिंग कितनी बनेगी। जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा रिंग होगी, जितना ज्यादा कीलेशन होगा, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ या ना? अरे भाई पहले बताया था। तो जितना ज्यादा अगर मैं स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई? मुझे कीलेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कीलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चेक करनी पड़ेगी? डेंसिटी। डेंसिटी -1 क्या होता है? कीलेशन। तो स्टेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डेंसिटी के। फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बाइडेंटेट वाला होगा, क्योंकि उसमें कीलेटिंग रिंग एक है, मोनोडेंटेट में कोई कीलेशन रिंग नहीं होगी। सर जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? कीलेशन इफेक्ट होगा, और उतनी ही ज्यादा कंपाउंड की क्या होगी हमारी भैया? उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी निकल के आएगी। नहीं यार समझ में बात? तो ये क्या है ध्यान रखिएगा, यानी स्टेबिलिटी कीलेशन के और डेंसिटी के क्या है भैया यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आती है। उसके अलावा यहीं पर हम दो चीजें और पढ़ते हैं। एक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के बारे में। क्या है भैया? स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के बारे में। वही तो मैं बता रहा कि जो ज्यादा ताकतवर है वही स्टेबल होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डेंसिटी के। हाँ या ना? बताओ भाई। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कीलेशन। हाँ या ना? हाँ है ना? समझ में आ रही बात? अच्छा, जितना ज्यादा मेटल के ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। चार्ज बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो उतनी ही तेजी से लिगेंड को अपनी ओर खींच लेगा, नहीं खींच लेगा? हाँ या ना? तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जितनी ज्यादा मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा कंपाउंड उस लिगेंड की क्या होती है बेटा? स्ट्रेंथ निकल के नजर आती है। अरे नहीं यार समझ में बात? क्लियर है भैया? अरे ठीक है। अच्छा, अब लिगेंड जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ताकतवर लिगेंड होगा, क्या वो लिगेंड उतनी ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? बताओ भाई मुझे। अबे करेगा ना। जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी? वो एब्जॉर्ब करेगा। और जब जितनी ज्यादा एनर्जी वो क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है, उतना ही अच्छा उसमें क्या दिखाई पड़ता है? उतना ही अच्छा उसमें हमें कलर, या उतना ही इंटेंस हमको कलर देखने मिलता है। दूसरी चीज, एब्जॉर्ब किसे करी? एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कि कम करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब भी यहां पर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी बेटा? वेवलेंथ यहां पर उसकी कम होगी, क्योंकि एक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, E = hc by लैम्डा, जहां पर एनर्जी जो है वो लैम्डा के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी तुम एब्जॉर्ब करोगे मतलब उतनी ही कम वेवलेंथ तुमने क्या करी है? एब्जॉर्ब करी है। नहीं यार समझ में बात? तो ये आपका किसका है? स्टेबिलिटी का। क्योंकि कलर वाले क्वेश्चन है, आपको फॉर एग्जांपल कई सारे क्वेश्चन दे दिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। कहीं पर इथाइलिन डाइअमाइन 1 है, कहीं पर कितना आगे 2 है, कहीं पर कितना आगे 3 है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा कलरफुल कौन होगा? तो आंसर क्या जाएगा? तीसरा जाएगा। क्यों जाएगा सर? तीसरे में सबसे ज्यादा, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसकी डेंसिटी कितनी आ गई? इसकी कीलेशन रिंग 1 आ गई। इसमें कितनी है? 2। हरी बात समझ? डेंसिटी 1 की 2 थी ना, 2 - 1 1 आ गया। 1 1 का 1 1 का 2। इसमें कितनी आ गई? 3 आ गई। तो कीलेटिंग रिंग बढ़ती नजर आ रही, 1 2 3, नंबर ऑफ कीलेटिंग रिंग बढ़ती नजर आ रही भैया। तो आपके क्या है भैया? ऑब्वियस सी बात है, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा बढ़ेगी, और उतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक कलर वहां पर क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। तो ये भी आपने क्या रखना है? ये भी आपने ध्यान रखना है। जो हमने यहाँ पर क्या कर लिया बेटा? पूरा कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, उसके बाद में हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है भैया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या नाम है भाई? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। OMC भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? OMC। एक होता है OMG और ये क्या है? OMC। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। आई बात समझ में? ठीक है, तो गॉड की जगह क्या बोल देंगे? कॉड। ओ माई कॉम्प्लेक्स, ओ माई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आ रही बात? तो ऑर्गेनोमेटेलिक नाम से पता लगा क्या है भैया? ऑर्गेनिक मेटल, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या मिलेगा? बॉन्ड मिलता है किसके बीच में? बिटवीन कार्बन एंड मेटल के बीच में। किसके बीच में? कार्बन एंड मेटल के बीच में। अब यूजुअली मेटल तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब कार्बन के साथ होता है तो यूजुअली यहाँ पर मेटल कैसा बॉन्ड बनाने वाला है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आपने क्या रखना है बेटा? ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो क्या होगा हमारा? वो होगा RMgX, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलते हैं भैया इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। उसके अलावा आपका एक कंपाउंड आता है फेरोसीन, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बात आपके? उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, जो आपके निकल कार्बोनिल होते हैं ना, जितने भी आपके कार्बोनिल वाले कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं भाई?
जो भी आपके मेटल के कार्बोनिल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो भी आपके कैटेगरी के अंदर आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर। डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका ग्रीनर रिएजेंट है, इसमें कार्बन और मेटल के बीच में केवल क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। एक जो हमारा फेरोसिन हो गया, फेरोसिन क्या होगा, फेरोसिन में यहाँ पर आपके मिलते हैं डबल बॉन्ड, क्या मिलेंगे भैया, डबल बॉन्ड मिलेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात। और ये मेटल कार्बोनिल के अंदर इसमें क्या मिलेगा, इसमें सिग्मा भी मिलेगा और पाई बॉन्ड भी मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में यहाँ पर हम रखते हैं। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे रिएजेंट हमारे, जैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि C2H5 होल ट्वाइस Gn जिंक है भैया, तो ये कैसे बनेगा, जिंक एक ऐसे, तो यहाँ भी क्या आ गया C2H5, यहाँ भी क्या आ गया C2H5। तो बताओ ये मेटल और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा, सिंगल, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है। तो तीनों की कैटेगरी में से किस में आ गया, वो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, हाँ भाई, अब कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करेंगे, बताइएगा, CaCa2 NaCl MgCO3, ये तीनों के तीनों में एटम मेटल और कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन ये क्या नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि ये सब के सब कैसे होते हैं भैया, आयोनिक होते हैं। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर पूरा होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अरे भाई क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर निकल टेट्रा कार्बोनिल में यहाँ पर पूछा जा सकता है, मेटल कार्बोनिल में जो मेटल होगा ना, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, आ रही बात समझ में, लिगेंड से करेगा। फिर क्या करता है कि मेटल ही अपनी जो लोन पेयर होगी, एक लोन पेयर होती है, उसको बॉन्ड बना लेगा, किससे, बैक बॉन्डिंग बना लेता है, किसके साथ में, लिगेंड के साथ में। जैसे बैक बॉन्डिंग होती है ना, कि पहले तो डेटिव बॉन्ड बना लेगी, फिर बैक बॉन्डिंग बना लेगी, तो वो आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग उसको हम बोलते हैं। तो वो भी आपने क्या रखनी है बेटा, वो भी आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात। तो ये था बेटा हमारा किसके बारे में, ये था हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पूरा कर लिया। किसी को कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। और इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का केवल एक पार्ट बचा है, और उस पार्ट का नाम है बेटा, वो है आपका आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर करके आ ही जाता है। तो आइसोमेरिज्म को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन करते रहना, जरूर है क्वेश्चन करने इनके, टाइम टू टाइम इन्हें क्या करते रहे, चीजों को रिवाइज करते रहे। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए।